नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनावी वेला में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं बल्कि बेहिचक ये कहूँगा कि राष्ट्रीय राजनीति का भी वो एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का नारा है, संगठन गढ़े चलो, उसके वो प्रतीक हैं। और जो कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जी का एक बड़ा ही आदर्श वाक्य, अपने लीडर्स को गढ़ते हुए जो उनका वाक्य था कि किसी भी आदर्श नेता के पैर में चक्कर होना चाहिए, मुंह में शक्कर होना चाहिए और मस्तिष्क बर्फ की तरह शीतल होना चाहिए, कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। तो वो इसके प्रतीक हैं और इसको लेकर चौथी बार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने अपने को बदला नहीं है। कोरोना से अभी वो पीड़ित रहे, लेकिन अभी भी वर्किंग का स्टाइल 17-18 घंटे तक जाता है। और मध्य प्रदेश के वो बेहिचक मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के एक कर्णधार राजनेता तो हैं ही। जब भी कोई मौका आता है बीजेपी के लिए, वो चुनौतीपूर्ण मौका हो या बेहतरीन मौका हो, शिवराज जी बल्लेबाजी करने से ना कभी चूकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी पूरी उम्मीद से उपचुनाव के लिए शिवराज जी की तरफ देख रही है। तो मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। बहुत स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद। शिवराज जी, मध्य प्रदेश से जो आपका लगाव है वो हमने देखा है। और मध्य प्रदेश गान मैं देखता हूँ कि बड़े प्रफुल्लित होते हैं आप जब मंच पर वो गान बजता है। और आप फीडबैक भी लेते हैं लोगों के चेहरे देखकर कि किस तरह से हम मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। चौथी बार जब आप मुख्यमंत्री बने तो बहुत कुछ बदला है मध्य प्रदेश में। कोरोना एक पेंडेमिक, एक महामारी है पूरी दुनिया में, और 1.5 साल का प्रतिपक्षी का कार्यकाल भी है। तो इस बार जब मध्य प्रदेश को आपने संभाला तो कितना परिवर्तित पाया आपने, क्या बदलाव देखे आपने मध्य प्रदेश में? देखिए, एक तो कोरोना का संकट था। मैं जब आया उसके पहले कोरोना आ चुका था जी। देश में तो कोरोना की चर्चा थी ही जी। 9 बजे मैंने शपथ ली, 10 बजे में वल्लभ भवन पहुंच गया। कोरोना की पहली बैठक ली मैंने जी। लेकिन तब तक कोरोना से निपटने की ना कोई रणनीति थी, ना कोई योजना थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना टेस्टिंग किट थे, ना टेस्टिंग लैब थी। बाकी व्यवस्थाओं का तो सवाल ही नहीं था जी। तो एक ये चुनौती थी क्योंकि पहले कुछ हुआ नहीं था। दूसरे ये बात की जाती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार ने, श्री कमलनाथ जी ने सब बंद कर दी थी जी। अनेकों योजनाएं इसी नाम पे, विकास का नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो मेरी चिंता ये थी कि पैसे नहीं है तो काम कैसे करूँगा जी। लेकिन एक तरफ कोरोना से लड़ने की सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई और दूसरी तरफ मुझे लगा कि इस संकट के समय जब रोजगार का भी संकट है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, तब गरीबों का सहारा भी बनूं, किसानों का सहारा भी बनूं जी। जिंदगी बोझ ना बने लोगों के लिए। तो मैंने पैसे की ढूंढाई शुरू की और तत्काल व्यवस्थाएं करके हमने मजदूरों के खाते में पैसे डालना शुरू किया। पहले 1,000 रुपये डाले, फिर और 1,000 रुपये डाले। प्रवासी मजदूर जो बाहर थे, आ रहे थे, उनके खाते में डाले। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूर थे, उनके खाते में डाले जी। फिर हमको लगा कि राशन की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, इस समय खाने पीने का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ जी। उन्होंने 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क देने का फैसला किया। उसमें हमने मध्य प्रदेश का 1 रुपये किलो वाला जोड़ा। पर्याप्त फिर जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनको भी राशन देना शुरू किया कि इस समय खाएंगे क्या, नहीं तो एक व्यवस्था थी कैसे भोजन की व्यवस्था हो। रोजगार एक चुनौती थी जी। तो हमने मनरेगा के रोजगार को फैलाया और कोशिश की कि बाहर से भी भाई बहन आ रहे हैं तो उनको भी रोजगार मिल जाए जी। फिर उस समय एक बड़ी चुनौती थी, मजदूर निकल पड़े। जी। केवल मध्य प्रदेश के नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के मध्य प्रदेश होके जा रहे थे जी। क्योंकि आंध्र से, केरल से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गुजरात से मध्य प्रदेश होके बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा लोग जा रहे थे। वो पैदल ना जाए, गाड़ियों में जाएं, भोजन, चाय, नाश्ते, शरबत, दवाई सबकी व्यवस्था हो, तो उस इंतजाम की चिंता थी। तो प्रारंभिक समय तो इसी चिंता में बीता कि निपटे कैसे कोरोना से, व्यवस्थाएं कैसे बनाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शी कदम उठाया लॉकडाउन का। लॉकडाउन नहीं होता तो व्यवस्थाएं नहीं बना पाते, तेजी से फैलता है जी। तो लॉकडाउन भी है लेकिन लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना रहे।
तो बच्चों के खाते में हमने पैसे डाले, मिड डे मील का पैसा भी हमने डाल दिया, घर बैठे बच्चे कम से कम वहाँ तो खाएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा डाला, स्कॉलरशिप हमने डाली। तो लगातार हम ये करते गए और उसके साथ साथ फिर किसानों के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम 2018 का नहीं दिया था कमलनाथ जी की सरकार ने, फसल बीमा योजना का। फसल बीमा जी। आते जब मैंने देखा कि ये पैसे क्यों नहीं मिले, बोले प्रीमियम ही राज्य सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार का प्रीमियम आके केंद्र सरकार का हिस्सा आके पड़ा हुआ था जी। तो तुरंत मैंने 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया डलवाए ताकि किसानों को पैसा मिल जाए। फिर 0% ब्याज के 800 करोड़ रुपया वो बैंकों में डाले ताकि किसान को 0% ब्याज पे ही कर्जा मिले जी। फिर कई छोटे छोटे वर्ग के लोग थे, उनको राहत के उपाय शुरू किए। तो प्रारंभिक समय तो इसी में निकल गया, 3-4 महीने की इन व्यवस्थाओं को कैसे हम ठीक ढंग से बनाए। ये प्रश्न मेरे दिमाग में है कि कमलनाथ जी ये कहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री, सीनियर कांग्रेस लीडर, कि फंड्स नहीं है मध्य प्रदेश में और हमको पिछली सरकार खजाना खाली देकर गई है। आपने ये मैनेज कैसे किया? क्योंकि ये कुल मिलाकर 55,000 करोड़ रुपए से अधिक, 60,000 करोड़ के आसपास की राशि है। गेहूं उपार्जन हम पंजाब को टक्कर दे के खड़े हो गए। कैसे किया आपने ये? देखिए, इच्छा शक्ति चाहिए जी। प्राथमिकता क्या है आपकी, ये तय करना पड़ेगा। आपके दिल में दर्द ही नहीं है लोगों के लिए तो एक आसान उपाय है, अफसर कह देंगे सर पैसे नहीं है, आप कह दोगे पैसे नहीं है और मुख्यमंत्री बैठ गए। बताइए, कोई मुख्यमंत्री कहे कि पिछली सरकार खजाना खाली कर गई, ले गई। अब कोई औरंगजेब का खजाना और कोई लूट के ले जाएगा भाई जी। हर महीने टैक्स आता है, उसी से पैसे आते हैं, उसी से खर्चा होता है जी। अब अर्थव्यवस्था चली नहीं, दुकानें खुली नहीं, व्यापार चला नहीं, उद्योग चल नहीं, तो टैक्स भी नहीं आया। हाँ, ठीक बात है। लेकिन दिल में अगर तड़फ होती है, हमने तो इधर उधर से भी पैसे निकाले कि अलग अलग विभागों के पास कितना रखा हुआ है। कई बार कुछ पैसा अनस्पेंड पड़ा रहता, हम अनस्पेंड जो पैसा वो निकालो, वो निकाले। हाँ। फिर कुछ पैसा अलग अलग जगह कई सालों से खर्चा नहीं हुआ था, उसको निकालो जी। कुछ हम कर्ज कैसे ले सकते हैं विद इन लिमिट जो हमारी है, तो हम कर्जा भी लें जी जनता के लिए। तो ये होती है दिल में तड़फ कितनी है। जहाँ चाह होती है राह को निकलना पड़ता है, हम राह निकालते गए। मैं भी रोता कि पैसे नहीं है, क्या करूँ, अब तो मर गए, तो फिर मुख्यमंत्री काहे के लिए, भाड़ झोंकने के लिए थोड़ी हो आप जी। मतलब देखिए, नेतृत्व अगर असहाय हो जाए, बिल्कुल सही, मैं क्या करूँ, ये तो बहुत आसान तरीका है कि मैं क्या करूँ, आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आप लीडर हो। तो आप इसी भावना के साथ आगे बढ़े और आपने ये कर दिखाया। एक आपके व्यक्तित्व से जुड़ी जो चीज़ हमने हमेशा देखी है कि परिस्थितियां चाहे कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन आपकी भाषा संयम की गलियों में भटकती नहीं है। वो कभी ना मर्यादा खोती है और न ही वो कभी असंयमित होकर सामने आती है। मुझे याद है कि जब यूपीए की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री को लेकर एक विदेशी पत्रिका ने अंडर अचीवर कहा उन्हें, क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाला प्राइम मिनिस्टर, तो आप शायद बीजेपी के अकेले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए भाषा नहीं बोलूँगा। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संवैधानिक संस्थाएं, सबके लिए बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। क्या कहेंगे आप? काफ़ी पीड़ा होती होगी आपको भी। देखिए, मन में दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है। घटिया आरोप लगाना, कमर के नीचे बार करना, शब्दों का गलत चयन करना, मेरे लिए क्या क्या नहीं कहा गया इस मध्य प्रदेश की धरती पर जी। परिवार पे आक्षेप लगा दिए गए जी। मन में तकलीफ होती है। हमने कभी बिलो द बेल्ट, कभी कमर के नीचे बार नहीं जी। राजनीतिक मतभेद है, हम दुश्मन थोड़ी है कि हम गाली देने लगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। जी। अब कई कई चीज़ों में हमें गुस्सा आती है। हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी कमलनाथ जी ने, जी। एक के बाद एक संबल आपने बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह किए तो पैसे नहीं दिए, सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर दी। अब बंद क्यों की मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बात की वो पैसा काहे में चलेगा कर्जा माफी में। मैं कर्जा माफी का पोस्टमार्टम करूं तो कितना कर्जा माफ किया भाई, ये तो बताओ। तुमने कहा था जी 2 लाख तक का सबका माफ, आदेश बाद में आपने निकाला कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ, लाखों किसान आपने बाहर कर दिए जी। उसके बाद फिर आपने दूसरा आदेश दिया कि केवल 2018 31 मार्च 2018 तक के, तो मार्च 2018 से दिसंबर 2018 के बीच के लाखों किसान फिर आपने साफ कर दिए जी। फिर आपने कहा कि केवल कालातीत माफ, तो चालू वाले आपने साफ कर दिए। फिर आपने कहा था 2 लाख तक के, तो 2 लाख से जिनका ज़्यादा था उनका 1 पैसा आपने माफ़ नहीं किया। फिर आपने एक बात और कह दी कि वो जिनका 1 बैंक में उन्हीं का करेंगे, 2 में तो नहीं करेंगे, तो लाखों किसान ऐसे बाहर कर दिए।
और कुल कितना किया? 6,000 करोड़ का। 6,000 करोड़ में भी आधा डाल दिया आपने कोऑपरेटिव बैंकों पे कि तुम चुकाओ। अब वो कहाँ से लाएंगे पैसा? जी। और उनमें से भी कई किसान ऐसे जिनको आपने सर्टिफिकेट तो बांट दिया, पैसा बैंक में जमा नहीं किया, बैंक मुझे कह रहा है मामा पैसे दो, वो सर्टिफिकेट बांट गए। ये कर्जा माफी का हाल वो ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लेकिन वो भी मरी हुई, उस मरी हुई चुहिया को लेकर घूम रहे हैं कमलनाथ जी, माफ कर दिया, माफ कर दिया। जी। मैं आपको गिनाता हूँ, इनने 6,000 करोड़ का किया, वो भी पूरा पैसा नहीं दिया। जी। मैं 6 महीने हुए हैं मुझे आज। जी। आते ही मैंने 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के पहले दिलवाए। जी। 2200 करोड़ प्रीमियम जमा करके, दूसरी बार फिर प्रीमियम जमा करके 4,600 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना के आए। जी। फिर तीसरी चीज जो हमने की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 1,600 करोड़ रुपया वो किसानों के खाते में गया। 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज का किसान के नाम पे वो हमने बैंकों को जमा किया। फिर हमने तय किया कि 4,000 रुपया और हर साल देंगे किसानों को, छोटे से बड़े तक, चाहे उसके पास आधा एकड़ जमीन है, क्योंकि 4 और 6 मिला के 10,000 हो जाएंगे किसान के पास। तो 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5-3 एकड़ वाले को कितना लाभ मिलेगा? उसकी तो जिंदगी चल जाएगी, इतनी तो फसल नहीं होती उसके पास। तो वो पैसा 3,280 करोड़ रुपया वो हम जमा कर रहे हैं। जी। फसल अभी खराब हुई, राहत की राशि पिछले बार कमलनाथ जी ने नहीं बांटी। पिछले बार कहीं कुछ जगह 25% दे के फिर खत्म कर दी, नहीं 5,000 करोड़ नहीं दिए। हम अब इस साल जो फसल का नुकसान हुआ है, मैं तो बंसल न्यूज के माध्यम से कह रहा हूँ, किसानों से कोई चिंता ना करे, पाई दूंगा आरबीसी 6-4 के 4,000 करोड़ रुपए फिर बांटूंगा मैं, किसान के खाते में फिर डालूंगा। अगर मैं गिनाऊं तो 22-23,000 करोड़ रुपया हम किसानों के खाते में पहुंचा चुके हैं या जा रहा है अभी। और इनकी कर्जा माफी 1.25 साल में 6,000 करोड़ की, उसमें से भी आधा नहीं दिया। ये काहे की कर्जा माफी? झूठ बोलते फिर रहे हैं, फिर कहते हैं कर्जा माफ करेंगे। कहा था 10 दिन में, हो गए 15 महीने, और अब फिर कहने लगे कर्जा माफ करेंगे। अब ये झूठ की राजनीति पे गुस्सा आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अशालीन हो जाएं। मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, शब्दों का संयम होना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आखिर कौन से मापदंड हम स्थापित करना चाहते हैं? ये बात आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिवराज जी का कहना है कि किसान कर्ज माफ़ी पूरी तरह छलावा है कांग्रेस का, उनका आरोप है, गंभीर आरोप है। और वो तर्क और तथ्यों के साथ ये बताते भी हैं कि 22-23 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की राशि तो राज्य सरकार अब तक किसानों को दे चुकी है, और उसमें से कुछ राशि पाइपलाइन में। सर, कमलनाथ जी बड़ी चैलेंज करते हैं कि शिवराज जी आएँ तो मैं बात करूंगा उनसे, एक मंच पर आ जाएं। आपके पास तो वैसे ही तर्क हैं, धारदार चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें, आपको तो आंकड़े जैसे कंठस्थ है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद आप अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो धारा प्रवाह इतना आप प्रेम करते हैं उन योजनाओं से। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो बंसल न्यूज पे ही मैं बोल रहा हूँ, वो जवाब दें जी, कर्जा माफी का जवाब दें। मैंने ये पैसे किसान के खाते में डाले, वो अलग है जो 24-25 करोड़ रुपया गेहूं के उपार्जन के खाते में डाले, वो अलग है, वो अलग है, चने के अलग है। बाकी फसलें जो हमने समर्थन मूल्य पे खरीदी उसका अलग है। फिर मैं कह रहा हूं कि उनने कन्यादान योजना में बेटियों की शादी करके दम्भ भरा था, 51,000 देंगे, फूटी कौड़ी नहीं दी बेटियों को, वो बताएं। संबल योजना उन्होंने बंद कर दी। अंतिम संस्कार के 5,000 रुपया मिलते थे, वो कफन के पैसे नहीं दिए। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 गरीब बहनों को देते थे, वो बंद कर दिए उन्होंने। एक्सीडेंट पे, डेथ पे 4 लाख देते थे, सामान्य मौत पे 2 लाख देते थे, वो बंद कर दिए उनने। सारी चीजें उनने बंद कर दी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी उनने, सब योजना बंद करके अब वो कहां से कह रहे हैं? शिवराज जी, ये सवाल मेरे मन में भी आता है। अच्छा, विकास के काम एक ईंट नहीं लगाई कहीं, कर्जा माफ कर दिया मैंने, कर्जा माफ कर दिया। अब कहां से रोज विकास? अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों 2.25 लाख गरीबों का हमने गृह प्रवेश करवाया। जी हाँ, जी। स्ट्रीट वेंडर के लिए जो योजना बनी उसमें अभी 1.5 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपए बिना ब्याज का लोन, जिसकी गारंटी सरकार ने ली। तो हम ये सब कर रहे हैं। अब वो कहते थे हमने तो कर्जा माफ कर दिया, अब कुछ नहीं है हमारे पास। आप ये अपेक्षा रखते हैं कि वो मीडिया के फोरम पर ही, चाहे बंसल न्यूज़ हो या कोई हो, जवाब दें जो बातें आपने खड़ी की। वो एक बात लेके बैठ जाते हैं कि शिवराज जी झूठ बोलते, नारियल लेके चलते। अरे हम विकास के काम लगातार कर रहे हैं, इसलिए लोकार्पण अभी भी हम करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, विकास थोड़ी रुकने देंगे। जी सर, इस पर एक चीज़ मेरे मन में ये आती है कि हर मुख्यमंत्री का अपना एक विजन है, और शिवराज जी
आप चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। वाकई ये बात महत्वपूर्ण है कि कई बेहतरीन योजनाएं शुरू होती हैं जिनको आप पार्टी से जोड़कर या मुख्यमंत्री से जोड़कर मत देखिए। क्या आप कुछ सोचते हैं ऐसा कि एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी होना चाहिए कि जो अच्छी योजनाएं हैं, जो बेनिफिटेड हैं, जो लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, उनको कम से कम पॉलिटिकल बायस के आधार पर बंद न किया जाए? मैं इस विचार से सहमत हूँ, इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए एक्ट बनाने का विचार किया था कि क्योंकि कोई सरकार आई, बदल गई और फिर वो योजना को बंद कर दे, ये नहीं होना चाहिए। अच्छी योजनाओं में निरंतरता जारी रहनी चाहिए। आपको और कुछ लगता तो आप नहीं बनाइए, लेकिन पुरानी बंद मत कीजिए जो अच्छी है। इसमें ज़रूर पूरे देश को विचार करना चाहिए। हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन के साथ कई योजनाएं बंद कर दी जाती है, लेकिन जो योजनाएं कालबाह्य मतलब हर समय प्रासंगिक है, उनको जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं इस बातचीत के दौरान कि कितनी पीड़ा है आपके मन में कि जो आपने योजनाएं शुरू की उसके साथ आपको ये उतना नहीं है कि शिवराज जी का नाम या पिछली सरकार का नाम था। सवाल ये था कि वो एक अच्छे लेवल पे आ रही थी और उनको बंद कर दिया गया। किसानों की बात मैं करता हूँ, जो अभी केंद्र सरकार का कानून है किसानों को लेकर, इसको लेकर बड़े दोनों तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं। एक वर्जन ये कह रहा है पंजाब में बीजेपी का पुराना साथी भी छिटका, और ये भी कहा जा रहा है कि एमएसपी के लिए खतरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। आप काफ़ी इसको इशू बना रहे हैं इस उपचुनाव में भी, क्या कहेंगे? जी। दो बातें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। एक तो प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, वो केवल तात्कालिक लाभ के फैसले नहीं करते। किसानों की आय दुगनी करना उनका संकल्प है, उसके लिए लगातार एक के बाद एक फैसले लेते चले जा रहे हैं। उनमें से तात्कालिक लाभ के फैसले भी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सीधे खाते में पैसा डालो, लेकिन उसके साथ साथ दीर्घकालिक परिणाम देने वाले फैसले भी हैं। और उसमें से बहुत दूरगामी परिणाम पैदा करने वाला फैसला है ये कृषि विधेयकों में, जो 3 कृषि विधेयक जो पारित हुए हैं, वो किसान की आय दुगना करेंगे, क्रांतिकारी साबित होंगे। या मैं बहुत ब्रीफली अगर कहूँ, मैं किसान हूँ। आज बाध्यता मुझे थी इस एक्ट के पहले कि मैं मंडी में जाके बेचूंगा। मंडी के बाहर मैं नहीं बेच सकता, नहीं तो मंडी चोरी हो गई, टैक्स की चोरी हो गई, नहीं बेच सकते, ट्रक पकड़ो। मुझे क्यों भाई अधिकार नहीं होना चाहिए कि मैं चाहूँ तो मंडी में बेचूँ और मैं चाहूँ तो बाहर बेचूँ? 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ। एक, मंडियाँ ख़त्म नहीं होगी, मंडियाँ जारी रहेगी। दूसरी चीज़, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। ये वचन है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। ये ना बहकाए प्रतिपक्ष कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदना बंद कर देंगे, हम खरीदेंगे। ये पूरे कमिटमेंट के साथ हम कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसान को अगर अच्छे रेट मिलते हो घर पे, तो क्यों ना बेचे साहब, क्यों मंडी में ही जाए? बाध्यता क्यों? अगर मानिए मैं बासमती धान पैदा कर रहा हूँ, अपने यहाँ बहुत हो रही है, सीहोर जिले में, रायसेन जिले में, कोई एक्सपोर्टर मेरे पास आता है और वो कहता है मैं धान के अच्छे दाम दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर दाम है, तो मैं क्यों मंडी में जाऊँ साहब? मैं घर पे बेचूँगा, एक्सपोर्टर ले जाए ना, मुझे ठीक दाम दे के। कोई प्रोसेसर आता है, मिल का मालिक, वो कहता है मैं किसान के घर से खरीदूँगा, खेत से ही ले जाऊँगा खरीद के। आप मुझे क्यों बाध्य कर रहे हो कि मैं मंडी में ही जाके बेचूँ? आप ले जाने दो, मुझे ठीक दाम दे रहा है। इस पर तकलीफ क्या है किसी? मंडी का विकल्प खुला है, दूसरा विकल्प मुझे जो अच्छा लगे मैं करूँगा। अगर कोई वेयर हाउस पर खरीद रहा है और मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे बेचने दो। मैं सब्जी मंडी में ही सब्जी क्यों ले जाऊँ? अगर घर बैठे कोई मेरी सब्जी खरीद के ले जा रहा, वहाँ तो 8% मुझे कमीशन देना पड़ेगा मंडी में। मंडी में तुलाई और बाकी दिक्कतें भी होती कई तरह की, मुझे नहीं जाना साहब मंडी। तो आप क्यों बाध्य कर रहे हैं कि बाहर नहीं खरीद सके कोई? ये बिल्कुल फिजूल की बात है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मंडियों की व्यवस्था ठीक होगी। आज ही मैंने मंडियों का टैक्स घटा के 50% कर दिया, मंडी टैक्स। मंडी भी चले, हम मंडी चलाना चाहते हैं, हम मंडी के व्यापारियों के भी साथ हैं। इंफ्रा भी बनाएंगे मंडियों का, बेहतर व्यवस्था करेंगे, मंडी भी चले। मंडी के बाहर भी जहाँ अच्छा लगे किसान, प्रतिस्पर्धा हो ना। इस प्रतिस्पर्धा में रेट बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे तो किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसमें तकलीफ क्या है किसी को? तो आपका ये भी आरोप है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं दरअसल वो किसान विरोधी है। देखो, या तो वो समझ नहीं पा रहे, ये है क्या भ्रम में है, भ्रम फैला रहे हैं। और नहीं तो बिल्कुल कुछ लोग किसान विरोधी है, जो नहीं चाहते कि अगर किसान और सीधा कोई खरीद रहा है व्यापारी, तो बीच में आप कौन होते हो आने वाले? बाई इलेक्शंस की तरफ मैं आता हूँ। आपने काफ़ी सघनता से चुनाव प्रचार और दौरे आरंभ किए हैं। एक नारा बड़ा गूंज रहा है, बिकाऊ और टिकाऊ।
आप किस तरह देखते हैं इसमें, कौन बिकाऊ है कौन टिकाऊ है? बिकाऊ कौन है? जिनने वल्लभ भवन को गिरवी रख दिया ठेकेदारों और दलालों के, क्या वो बिकाऊ नहीं है? जिनने प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया, क्या वो बिकाऊ नहीं है? जिन्होंने एक एक करके सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, उनको आप क्या कहेंगे? क्या वो सत्यानाशी नहीं है? वल्लभ भवन में विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाते थे, लेकिन कोई दलाल आ गया वो बैठता था, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ गया वो बैठता था, चीज़ें मैनेज होती थी। चारों तरफ हल्ला था कि ट्रांसफ़र करवाना है तो कितने पैसे, दलाल घूमते थे, दलाल। और कई नाम ऐसे हैं जो अगल बगल में बैठते थे, दुनिया जानती थी कि उनके पास चले जाओ काम हो जाएगा। मंत्री की हैसियत नहीं थी, हैसियत उनकी थी जो लेते थे और देते थे। अब ऐसे में व्यथित होके, परेशान होके, विकास ना होने के कारण, वादे पूरे ना होने के कारण अगर किसी ने सरकार तोड़ दी तो वो बिकाऊ हो गए। मंत्री को बिकने की क्या जरूरत है, कोई बताए? 6 मंत्री जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया है, उनको क्या चाहिए? वो तो मंत्री पद पे बैठे थे, उनको अपने कैरियर से खिलवाड़ करने का कौन सा शौक था? लेकिन जब लगा कि मंत्री की भी कोई हैसियत नहीं, कोई सुनता ही नहीं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं, चलो चलो टाइम नहीं है, उनने देखा कि ना तो वादे पूरे हो रहे हैं, ना वचन पूरे हो रहे हैं, जनता दबाव बना रही है और उनने आपकी सरकार गिरा दी, तो आप उनको बिकाऊ कहने लगे। आपने पूरा प्रदेश बेच दिया, गिरवी रख दिया, आप बिकाऊ नहीं हो, आप दूसरों पे आरोप लगाते हो। और टिकाऊ तो आप निकले ही नहीं, जो अपनी सरकार नहीं संभाल पाया, काय का टिकाऊ? तो आप ये भी मानते हैं कि एक बड़े नेता के इर्द गिर्द का जो पूरा कॉकस था, सारी सत्ता का जो केंद्रीयकरण था, वो उसी बड़े नेता के इर्द गिर्द ही केंद्रित था, जिसको आप अक्सर कहते हैं कि 5वीं मंजिल जो है वो इसका एपिसेंटर था? डेफिनेटली, मैं नहीं कह रहा, कहीं भी आपको दलाल घूमते उस जमाने में मिल जाते, काम लाओ काम लाओ काम लाओ काम लाओ, ये ओपन होता था। देखिए, मैं किसी को अनावश्यक वार नहीं करता, और ये देख कर मन व्यथित होता था, चारों तरफ दलाल घूम रहे हैं, कोई काम बताओ लाओ। उसके बाद आपने बदले की राजनीति शुरू कर दी, इसका मकान तोड़ दो, उसके खिलाफ FIR कर दो, इसको जेल भेज दो, इसका ये कर दो। कई ऐसे लोग हो गए थे जो कुचल रहे थे जनता को, राजनीतिक प्रतिस्पर्धी जो कार्यकर्ता थे उनको कुचलने का काम कर रहे थे। अब इसके बाद आप झूठे आरोप लगाते हो। मैं तो ये कहता हूं, जिन लोगों ने मंत्री पद छोड़ दिया, विधायकी छोड़ दी, वो अभिनंदन के पात्र हैं। एक गलत सरकार से निजात दिलाई, प्रदेश को मुक्त किया, तो वो तो मुक्ति वाहिनी जैसे हैं, बड़ा काम किया हमने। शिवराज जी, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन इसलिए है, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि टिकाऊ बीजेपी है, तो बीजेपी एक टिकाऊ सरकार बाकी के जो करीब करीब 3.5 साल हैं देकर फिर अगले चुनाव में फिर 5वीं बार के लिए खम ठोकेगी मध्य प्रदेश में, ये आपका क्लेम है? देखिए, ये अच्छा ही हुआ कि 1.25 साल सरकार नहीं रही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को तुलना करने का मौका मिल गया। तो एक से सरकार 15 साल देखते 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 अब ये तो होता ही है, सड़क बनती है, बांध बनते ही है, खाते में पैसा आते ही है। अब जब 15 महीना देखा कि नहीं आया खाते में, 15 महीने देखा कि विकास नहीं हुआ, तब लोगों को पता चला सरकार का फर्क। और इसलिए शायद ये नियति ने तय किया था कि एक बार ये मौका भी आ जाए। अब सरकार आई है, मजबूती के साथ काम करेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा लक्ष्य है। अब उसका रोड मैप हमने बना लिया है, 3 साल में उसको पूरा करेंगे, और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के रहेंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, 4थी बार हम आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, और अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि तुलना बहुत ज़रूरी है। तुलना नहीं होगी तो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, इसीलिए हम हमेशा जीवन में भी तुलना करते हैं। 4थी बार के मुख्यमंत्री के तौर पर आपका अपना मध्य प्रदेश, जिससे आपको बेहद प्रेम है, जिसके लिए आपने युवाओं के लिए ये फैसला किया कि मध्य प्रदेश के युवा ही मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे, और रोज़गार पोर्टल की भी आपने बात की, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा आपके मन में जो इन 15 वर्षों में सड़कों से होता हुआ, कृषि में कृषि कर्मण लेता हुआ आगे बढ़ा है। लेकिन शिवराज जी का मन मांगे मोर, क्या मांग रहा है और मध्य प्रदेश? हमने पूरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है जी। 4 प्रमुख विषय है
जी उनमें से एक है अधोसंरचना। जी अधोसंरचना में बिजली, पानी, सड़क, ऊर्जा, टूरिज्म से लेके वो सारी चीज़ें आती जो मध्य प्रदेश की अधोसंरचना को और मजबूत करे। अनेकों तरह की गतिविधियाँ आती हैं, एक उस सेक्टर में काम करेंगे। जी दूसरा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य और शिक्षा। जी बिल्कुल ठीक कोरोना ने भी हमको सिखा दिया, सिखाया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत होना चाहिए। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर करना चाहते हैं, तेज़ी से हम काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज नए खुले तो डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ जाएगी। और शिक्षा के मामले में जो ज्ञान दे, कौशल दे और रोजगार के साधन दे, नागरिकता के संस्कार दे, जी वैसी शिक्षा जी नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है, उस पर ठीक ढंग से अमल करके उसमें आमूल चूल परिवर्तन। अब मैं बहुत अभी विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन कई बार मेरे मन में आता कि बहुत सारे स्कूल क्यों खुले, सड़कें बन गई है, एक बढ़िया स्कूल खुले, जी आसपास के 10-20 किलोमीटर आसपास के गांव के लोग भी, बच्चे भी बसों में बैठ के वहाँ आएँ, जहाँ लैब हो, खेल के मैदान हो, जहाँ लाइब्रेरी हो, जहाँ अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक हों, जहाँ बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सवेरे बस में बैठ के आए, 15-20 मिनट में पहुँच जाएं, शाम को अपने घर पहुँच जाएं। तो कई तरह के क्रांतिकारी बदलाव मन में है। तो ये हेल्थ और एजुकेशन का मामला हो गया। एक है गुड गवर्नेंस, डिलीवरी मैकेनिज्म से लेके सुविधाएं और कैसे बेहतर मिले वो, और चौथी चीज़ हो गई अर्थव्यवस्था और रोजगार। रोजगार, इस पर हम ध्यान, ये आपने अभी शायद आप प्राइम मिनिस्टर से भी इसी ड्राफ्ट को लेकर आप मिले थे। शिवराज जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बातचीत के लिए और बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा और उपचुनाव के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद रह जाती है वो है कि अच्छा हुआ करीब करीब 1.25 साल या 1.5 साल का ये वक्फा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा एक भिन्न सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। अब आपके पास तुलना करने के लिए है कि बीते 15 सालों में क्या हुआ और बीते 1.5 सालों में क्या हुआ, चाहे वो किसान हो, नागरिक हो, कॉमन मैन हो, उद्योगपति हो, सबके पास तुलना करने के लिए अब एक पैरामीटर है कि 15 साल में क्या हुआ, 1.5 साल में क्या हुआ। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।